भारत के पुराने सभ्यताओं और प्राचीन इतिहास को देखते खोजते आज हम पहुँचे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर में, जिसे रूइंस ऑफ नालंदा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप हमारे पीछे का ये पूरा दृश्य देख सकते हैं, जो कि पार्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का ही, जो रूइंस ऑफ नालंदा का ही एक पार्ट है, जो गार्डन है उसके। और यहाँ पे जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो एक शिलापट्ट पे दर्शाई गई है, जिसे आप आगे देख पाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ही द्वारा इसको सुरक्षित और संभाल के रखा जाता है, जितने भी यहाँ पे अस्तित्व बचे हुए हैं नालंदा के। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव उपाध्याय, जिस लोग मुझे प्यार से विभू पंडित भी कहते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्लॉग में। आइए हम आज आपको नालंदा घुमाते हैं और द रूइंस ऑफ नालंदा का कुछ एक अलग जो पहचान है, जो उसका इतिहास रहा है, उसके बारे में हम आपको कुछ बताते हैं और नालंदा की पूरी स्टोरी को हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपको सुनाते हैं। आज के समय में आपको नालंदा ये जितना सुंदर गार्डन दिख रहा है, इससे कहीं सुंदर ये उस समय में हुआ करता था जब नालंदा की शुरुआत हुई थी और जब यहाँ पे कई सारे बच्चे, कई सारे छात्र पढ़ा करते थे। ये नालंदा शिलापट्ट पे आपको नालंदा के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे आप पढ़ के भी समझ सकते हैं खुद से। और आगे आप जैसे ही एंट्री करेंगे मेन गेट से, जो इसका गली नुमा रचना है जिससे के द्वारा आप एंट्री करेंगे, उस पर भी आपको कई सारे देखने को कलाकृतियाँ मिलेंगी और कई सारे ऐसे शिलापट्ट मिलेंगे जिस पे लिखी हुई बातों को आप पढ़ के यहाँ के इतिहास को समझ सकते हैं खुद से। आगे चलते हुए देखते हैं हम, ये रास्ता हमें आगे नालंदा में एंट्री कराएगा, जो कि मेन कैंपस है इसका। पढ़ते हैं, देखते हैं और सारे शिलापट्ट को पढ़ते हुए इसके बारे में जानते हैं और कुछ भी यहाँ पे लिखे नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और जानते रहते हैं कि क्या था नालंदा का इतिहास। नालंदा का इतिहास अगर मैं आपको एक कहानी के रूप में समझाऊं तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि क्या इतिहास रहा है नालंदा का। मगर आप देखते रहेंगे और साथ में समझते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। नालंदा के पीछे की एक कहानी और बख्तियार खिलजी का क्या रोल रहा नालंदा को लेके, नालंदा रूइंस कैसे बन गया, एक खंडहर कैसे बन गया, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं इस कहानी के थ्रू दे दूंगा। स्टोरी को देखते हुए, समझते हुए आगे जितनी भी कहानियां हैं, इन दीवारों पे जो हकीकत बयां कर रही है, दीवारें जो इन दीवारों पे बीती है, उन चीज़ों को समझने के लिए बहुत कुछ सोचना होता है हमें और उस चीज़ को महसूस करना होता है कि ये दीवारें क्या क्या महसूस की होंगी उस समय में जब इन पे आक्रमण हुआ था और कितने निहत्थे अभ्यर्थियों को मार दिया गया और कितनों को जला दिया गया, जितनी बड़ी पुस्तकालय थी उसको नष्ट कर दिया गया। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और कहानी के थ्रू समझेंगे, पूरी स्टोरी को जानेंगे, पूरे इतिहास की जो बातें हैं उनको समझते हुए समझेंगे कि क्या रहा है। और ये जो विहार संख्या लिखा हुआ है, ये वो कमरों के संख्या के बारे में है, वो हर एक अपार्टमेंट के बारे में है, जितने पार्ट्स में नालंदा के भाग बटे हुए थे, जहाँ पे शिक्षा होती थी, जहाँ पे लाइब्रेरीज थी। उन सब चीज़ों को समझते हुए हम देखेंगे और समझेंगे इसमें कि क्या इतिहास रहा है, कैसे रहा है। आइए एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं क्या इतिहास है। आपको यहाँ पे ऐसे कई गाइड मिल जाएंगे जो आपको नालंदा के इतिहास के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे आके अगर मैं कुछ चीज़ें देख के न समझ में आए तो आप ऐसे गाइड ले सकते हैं, जो ये गाइड आपको पूरी तरह से नालंदा के हर एक पन्ने के हर एक पहलू के बारे में आपको समझाएगा, जो पहलू काफ़ी खूबसूरत रहा है नालंदा का और क्या बुराइयाँ हुई हैं, क्या बीती है नालंदा विश्वविद्यालय पे, उसके बारे में भी आपको ये गाइड अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों, नालंदा का उदय 5वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री जुआंग जांग के अनुसार, स्थानीय परंपरा के अनुसार के आधार पे नालंदा का नाम एक नागा शब्द से आया था। नागा एक प्रकार के साधु प्रकार के लोग होते हैं, या फिर नागा का अर्थ हम लोग नाग से भी निकालते हैं, जो सांप होते हैं, जो भगवान के रूप में माने जाते हैं। शंकर भगवान के भी काफ़ी वो सवारी माने जाते हैं, ऐसा कुछ होता है जो हमारा एक माइथोलॉजी में है, जो चीज़ है उसी सब चीज़ों को देखते हुए नागा शब्द से लिया गया है। भारतीय धर्मों में नाग नाम का अर्थ होता है, एक नाग ऐसा ही हुआ करता था जिसका नाम था नालंदा। ऐसा माना जाता है कि ये संस्कृति के 3 शब्दों से, ये संस्कृत भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका अर्थ होता है न रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह, कभी जो ऐसा ज्ञान का प्रवाह जो कभी न रुकता हो। नालंदा की जानकारी हमें कई चीनी यात्री जैसे वेन सांग और इत्सिंग के अकाउंट से मिलते हैं। जुआन जांग 7th सेंचुरी में इंडिया में आते हैं
और वे इसका श्रेय गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम को देते हैं। वे लिखते हैं यहाँ लगभग 10,000 छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। उनके अनुसार यहाँ चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, पर्सिया, टर्की और श्रीलंका से छात्र आते थे पढ़ने के लिए। यहाँ बुद्धिज्म, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिसिन और ग्रामर जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ तक कि यहाँ के उपनिषदों की जो उपनिषद होते हैं उसके भी कुछ मुख्य पन्ने, कुछ मुख्य कॉपियाँ मिली हैं जो कि असली प्रति मानी जाती है। यहाँ पढ़ने वालों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था, मतलब कि यहाँ पे पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होती थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी उसी का पार्ट है। इसी के जस्ट ऊपर लाइब्रेरी हुआ करती थी और ये लाइब्रेरी की ही अपार्टमेंट का पार्ट है, लाइब्रेरी का ही एक पार्ट है। और ये जो इतने भी यहाँ पे बैरियर्स लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए हैं कि जो हुआ है, बट आज के जो जनरेशन है उसके द्वारा कोई इसके एंशिएंट पार्ट्स जितने हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स जो भी बचे हुए हैं, उसको कोई हरासमेंट न हो। यहाँ पढ़ने वाले में काफ़ी बड़े बड़े नाम आते हैं जिसको हम लोग अपने जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें हर्षवर्धन, वासुबंधु, धर्मपाल, नागार्जुन, वेनसाग, पद्मसंभव जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे थे। ज्ञान का यह केंद्र 800 सालों तक ऐसे ही फूलता फलता रहा, काफ़ी अच्छे माहौल में चलता रहा, सब कुछ काफ़ी अच्छा था। मगर कौन जानता था कि वक्त का पल्ला कब भारी होगा और किस तरफ झुकेगा। कहते हैं ना कि एक तराजू की तरह ही जैसे थोड़े से अंतर आते हैं, थोड़ा सा वक्त बढ़ा घटा क्या कब हुआ, कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है, कभी भी कुछ भी अच्छा हो सकता है। वही कहानी नालंदा के साथ हुई। नालंदा पर लगातार 3 आक्रमण किए गए। पहले 2 आक्रमणों में तो नालंदा को ज़्यादा क्षति नहीं हुई, जिसके बाद इसे संभाल भी लिया गया, इसे पुनर्निर्माण भी करवा दिया गया। मगर जो इसका अंतिम आक्रमण था वो काफ़ी ही भयावह था और जिसके बाद शायद नालंदा कभी फिर भर के वापस नहीं बन सका। और इसे बनवाने की कोशिश तो की गई परंतु इतिहास हमें बताते हैं कि नालंदा पे पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में 455 से 467 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुन ने किया था। हुन मध्य एशिया के एक कबीले के समूह को कहा जाता है जो खैबर पास के इस रास्ते भारत में आए थे। 4 से 6 ईसा पूर्व में इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी में बंगाल के गौदास राजवंश के द्वारा किया गया था। इसके बाद इसे हर्षवर्धन बनवाए थे, फिर से इसे रिनोवेट करवाया था, काफ़ी कुछ बनवाया था। मगर ये हमला जो हुआ था नालंदा पे वो भी उतना मतलब घातक नहीं था जितना घातक तीसरा हमला था, जिसके बाद शायद नालंदा को कभी भी रिवाइव नहीं किया जा सका। इतने हमलों को ये दोनों लगातार हमलों को झेलने के बाद भी नालंदा ठीक ठाक था। आज ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं नालंदा रूइंस का, जिसे हम नालंदा रूइंस कहने लगे, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि उस समय के विश्वविद्यालयों में से काफ़ी बड़ा एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, वो कंडीशंस आज जो दिख रही हैं उससे कहीं बेहतर हुआ करता था उस समय में। और कहीं बेहतर क्या, काफ़ी बेहतर हुआ करता था। तीसरा आक्रमण इस पे 1193 ईसा पूर्व में टर्की के शासक बख्तियार खिलजी द्वारा किया गया। बख्तियार खिलजी के बीमार होने की कहानी ही कुछ अलग थी। और बख्तियार खिलजी ने आक्रमण क्यों किया था नालंदा पे, आइए उसको समझते हैं। बख्तियार खिलजी की कहानी ऐसी कुछ थी कि बख्तियार खिलजी का एक बार तबीयत खराब हो गया, बेचारा बीमार था। और वैसे भी कहने को है, हम किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर सकते, बट हम धर्म की बुराई भी नहीं कर रहे हैं। और कुछ कहानी उसकी ऐसी थी कि वो बीमार था, वो इलाज करवाना चाहता था और इलाज करने के लिए उसके जितने भी उसके राजमहल में डॉक्टर थे उस टाइम के, जितने भी जो भी थे, वो सब लोग उसका इलाज करने के लिए अपना ट्राई किए, बट कोई भी इलाज उसका कर नहीं पाया, कोई भी उसको सुधार नहीं पाया। और उसका तबीयत बिगड़ता चला गया, कब कोई सुधार नहीं हुआ। काफ़ी लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उसे किसी ने सुझाव दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय है एक इंडिया में, जहाँ पे एक डॉक्टर हैं जो कि उस विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हैं। उस प्रधानाध्यापक का नाम राहुल श्री भद्र जी था, तो वो आपका इलाज कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा कह सकते हैं कि अलग सोच रखता था, नहीं भाई मुझे तो चाहिए तो
इस्लाम फॉलो करने वाला जो बंदा है, जो ऐसा डॉक्टर है कि इस्लाम फॉलो करता है, हम उसी से करवाएंगे इलाज। तो ऐसा कुछ सोचते हुए उसने पहले तो श्री राम भद्राचार्य जी को नहीं बुलाया, मगर जब उसकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ तब उसने ये डिसीज़न लिया कि नहीं ठीक है, उनको बुलाओ और हम उनसे इलाज करवाते हैं। और इसके बाद उसने बुलाने के लिए जो भी अपने थे मैसेज वैसेज भेजा पूरा एकदम कि आइए आप। तो राहुल जी गए वहाँ पे। तो जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाने के बाद उसने उनके सामने एक शर्त रखा राहुल जी को नीचा दिखाने के लिए कि आप मेरे अनुसार ही मुझे दवाई देंगे, मैं आपका दिया हुआ कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा, मेरी ये शर्त है, उसके बाद ही मैं आपसे इलाज करवाऊंगा। राहुल जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मत खाना आप। राहुल जी ने उन्हें एक कुरान की पुस्तक दी, कुरान दिया, और उन्होंने कुरान के पन्ने पे ऐसे औषधि लगा दिए थे जिसे पढ़ने पे जब खिलजी पढ़ता था उसको तो उसी से वो इनहेल करता था, और जब उस पुस्तक को पढ़ते वक्त, कुरान को पढ़ते वक्त जो वो इनहेल करता था उसी से वो बेहतर महसूस करने लगा और काफ़ी उसके तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ, उसके हेल्थ में काफ़ी सुधार आया। मगर जब ये बात खिलजी को पता चला तो उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा और वो सोचा कि ये तो मेरे साथ चीट किया है राम भद्राचार्य जी ने, राहुल जी ने। तो अब उसने इस बात को लेके, तीसरा आक्रमण होने का मेन कारण यही था नालंदा पे, और इसी बात को सोचते हुए उसने आक्रमण किया। यहाँ पे एक लाइब्रेरी थी नालंदा की, जो लाइब्रेरी के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, कुछ गलत सही जो भी सुना देता है, मतलब मैक्सिमम लोग सुनाते हैं, मैक्सिमम लोग सही भी बताते हैं, बिकॉज जो जानता है अच्छे से उसके बारे में। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नालंदा में जो लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी की कहानी कुछ ऐसी थी कि नालंदा में ये जो लाइब्रेरी थी ये 3 मंजिला हुआ करती थी। ये लाइब्रेरी छोटी लाइब्रेरी नहीं थी, ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। ये 3 मंजिला थी और तीनों मंजिला के अलग अलग नाम हुआ करते थे, और तीनों इमारतों के नाम को इस हिसाब से रखा गया था कि जो काफ़ी ही उस टाइम के हिंदी से बहुत ही जुड़ता था, बहुत ही काफ़ी एक मजबूत अवधारणा पैदा करता था। पहले लाइब्रेरी के नाम का जो फर्स्ट फ्लोर था उसका नाम था रतन सागर, दूसरे का रत्नोदी और तीसरे का रत्न रंजक। काफ़ी ही अच्छा था। और ये विहार संख्या जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जाने पे आपको पता चलेगा, और ये कितना खूबसूरत जगह है ना, उसके बारे में पूरा बताया गया है कि हर एक जितने भी पार्ट हैं उनको ऐसे ऐसे विहार करके बांटा गया है। ये विहार 1 से शुरू होता है और 13 या कुछ ऐसे है ख़त्म होता है, जो कि अभी देखने पे हमें पता चलेगा, आगे जाके घूम के देखने पे इस पे लिखा गया है पूरा सारे विहारों के बारे में। तो ये थी कहानी। और ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ पे लाइब्रेरीज थे उसमें 90 लाख से ज़्यादा पुस्तकें रखी थीं। बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उसने कई निहत्थे छात्रों को मार दिया, कई को जला दिया और उस पुस्तकालय में आग लगा दी। ऐसा माना जाता है कि 3 महीने से भी ज़्यादा पुस्तकें जली थी नालंदा की। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी ये दुर्भाग्य थी भारत की पूरे, कि इतना बड़ा जो आक्रमण हुआ भारत पे उसका कोई उस समय प्रत्युत्तर देने वाला नहीं था, जो कि भारत के इस बिहार राज्य में, जो कि उस टाइम अवध के अंतर्गत आता था, आई थिंक, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, जानता हूँ, और जहाँ तक इतिहास बताते हैं हमें, तो ये चीज़ था। खिलजी के इस आक्रमण के बाद नालंदा को फिर किसी ने भी दोबारा नहीं बनवाया और नालंदा को वैसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से लगभग ख़त्म हो चुका था। और आप समझ सकते हैं कि जिस पुस्तकालय में 3 महीने तक आग लगी हो वो जलता रहे, फिर वहाँ पे क्या ही किया जा सकता है, और उन पुस्तकों को फिर से तो लाया नहीं जा सकता। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि इतिहास के कितने पन्ने समेटे हुए था ये विश्वविद्यालय, तो उन पन्नों को फिर से दोहराया नहीं जा सकता था। एक लंबे समय के बाद 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब प्रेसिडेंट थे भारत के, तब उस समय उन्होंने फिर से एक नए विश्वविद्यालय को बनवाने की सोची, जिसको उन्होंने बाद में सोचा कि नहीं, एक और हम विश्वविद्यालय नालंदा के नाम पे ही उसी के अगल बगल कहीं भी बनवाते हैं। जिसके बाद नए नालंदा की स्थापना की गई, जो कि राजगीर हिल्स में 450 एकड़ में बना हुआ है। वो स्थान भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय है, और आज के समय वो भी अपने एक कह सकते हैं टॉप पे जाना जाता है काफ़ी चीज़ों के लिए। और इसमें हमारे देश का तो ठीक था, बट इसमें विदेश का भी एक बहुत बड़ा हाथ था। सिंगापुर सरकार ने भारत सरकार को नालंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया
और प्राचीन नालंदा को एक बार फिर से एशिया का केंद्र बिंदु बनाने के लिए उसे फिर से स्थापित करने का सुझाव दिया। जब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 को भारतीय संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया, जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को इस विश्वविद्यालय की संचालन समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। सितंबर 2014 में विश्वविद्यालय ने छात्रों के पहले बैच के लिए अपने दरवाजे खोले। लगभग 800 वर्षों के अंतराल के बाद ऐतिहासिक विकास का आरंभ एक बार फिर से हुआ। ये थी नालंदा की प्राचीन कहानी से लेके अब तक नए कहानी की बातें जो कि हमने देखा। यहाँ जब आप नालंदा के रूइंस में घूमने आएंगे तो यहाँ पे आपको कई कई खूबसूरत छोटे छोटे कमरे भी देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप देख के समझ सकते हैं। ऐसे कई कहानियों भी सुनने को आपको मिली होंगी कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पुनर्जन्म के बाद वो नालंदा घूमने आए और उन्होंने भी अपना परिचय बताते हुए कहा कि मेरा ये कमरा हुआ करता था। यहाँ कैंपस में, यहाँ नालंदा के इस क्षेत्र के आंगन में ही आपको एक कुआं देखने को भी मिलेगा, जिसमें आज भी पानी है और ऐसा माना जाता है कि पानी आज भी एकदम स्वच्छ है। हालांकि हम लोगों ने देखा उसमें कुछ अलग हम लोगों को दिखा नहीं, सारे कुआं की तरह ये भी कुआं था। और इस कुएं में भी कुछ खासियत ऐसी ही है, बताते हैं लोग कि कुछ हुआ करता था, मगर ये कुआं जो आंगन का था ये काफ़ी ही अच्छा कुआं था। माना जाता है कि ये एकमात्र कुआं ऐसा इस क्षेत्र में हुआ करता था केवल, और काफ़ी ही सारी सभ्यताएं थी। ये जगह घूमने में काफ़ी आलीशान है। एक बार आइए तो यहाँ घूमिए, यहाँ की चीज़ों को समझिए, यहाँ की दीवारों को छू के उनका अनुभव कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया हुआ है और बहुत ज़्यादा संभाल के रखने के लिए, विकास की गति को और इंडिया के टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए काफ़ी एक ज़्यादा प्रयास कर रही है। और हम देखते हैं आगे, फिर घूमते रहते हैं। और ये काफ़ी अच्छा टूर था अपना, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ घूम के। और आप आएंगे तो आप भी ये चीज़ महसूस करेंगे, आएंगे तो शायद महसूस कर पाएंगे उन दिनों को जिन दिनों को नालंदा ने झेला है, जिसकी वजह से आज नालंदा रूइंस हो गया है, जिसकी वजह से आज रूइंस ऑफ नालंदा के नाम से ये विश्वविद्यालय जाने लगा है। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है इस टूर का हमारा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। एक बार फिर से आप लोगों को मिलेंगे फिर हम किसी दूसरे ऐसे ही इतिहास के पन्ने को पलटते हुए, किसी ऐसे ही ऐतिहासिक जगह पे घूमते हुए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।